हमारे यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। अब और कुछ नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मामला खड़ा कर दिया है। बड़ी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब जो पहले बतौर वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपनी बड़ी कारकर्दगी का एक एविडेंस के तौर पे पेश करते थे। अब बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसको प्रमोट कर रहे हैं। बाबर अवान साहब उनके साथ थे और बताया गया कि किस तरह ये पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाबी कदम है जो उठाया जा रहा है और इससे शफाफ इंतखाबात मुमकिन होंगे, फ्रॉड कम हो जाएगा वगैरह वगैरह। बहुत सारी जमातों ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया। पीपल्स पार्टी का कहना है कि इसके ज़रिए बदतरीन किस्म की धांधली हो सकती है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं और आपको पता चलता है कि जिस तरह हम पता नहीं इस वोटिंग मशीन के ज़रिए साइंस की दुनिया में छलांगें लगाते हुए दूसरे ममालिक से आगे निकल जाएंगे। हकीकत क्या है? हमने एक एक्सपर्ट से बात की है। वो एक्सपर्ट हैं जो इस मशीन से शुरू दिन से मुंसलिक हैं। इन्होंने इस मशीन को बनाया, इसकी प्रेजेंटेशंस की, वो इसके तमाम राजों से बखूबी वाकिफ़ हैं और अब मुल्क से बाहर जब वो अपनी शोबे में काम कर रहे हैं तो वो इस मशीन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें भी शेयर कर सकते हैं जो पहले नहीं कर पाते थे। मैंने उनसे बहुत से सवाल पूछे। इंटरव्यू ज़रा लंबा है लेकिन आप इसको बहुत मालूमाती पाएंगे और आने वाले दिनों में जो बहस है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के गिर्द जो घूमेगी उसको आप मुकम्मल तौर पर समझ पाएंगे। इनका बैकग्राउंड, ये आपको शुरू में अपना बैकग्राउंड बताएंगे, ये है कौन, मशीन से कितने अरसे तक मुंसलिक रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि ये मशीन जो है ये अब उनको कैसी दिखती है पहले की निस्बत। ये भी मैंने इनसे पूछा कि उनके ख़्याल के मुताबिक क्या ये बहुत सस्ता सलूशन है। पहले अगर 4 अरब और दूसरे इंतखाबात में 18 अरब यानी 2018 वाले इंतखाबात में ख़र्चा आया तो क्या ये ख़र्चा कम कर देगी? क्या इसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान होगा? क्या सब वोटर्स के लिए अवेलेबल होगी? क्या उतनी ही मशीनें चाहिए जितना हमें बताया जा रहा है या लाखों की तादाद में चाहिए? इसको कोई हैक तो नहीं कर लेगा? इसके ज़रिए फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? तो दर्जनों मैंने उनसे सवाल किए। वो सवाल आपको स्लाइड्स की सूरत में नज़र आएंगे जिसके जवाब ये दे रहे हैं। बहुत एदाद शुमार से लदे हुए हैं। आप इस इंटरव्यू को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि असल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले को उछाला क्यों जा रहा है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मुख्तसरन मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट कैसे हुआ। सो अबाउट 10 ईयर्स बैक सन 2011 में मैं कॉमसर्च यूनिवर्सिटी में R&D लैब में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा था और स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोडक्ट मैनेजर स्लैश प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था। हमारे इल्म में आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इलेक्टोरल प्रोसेस को डिजिटाइज करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए वेंडर्स को तलाश कर रहा है। इसी सिलसिले में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया। हमारे अलावा और भी कुछ नेशनल और इंटरनेशनल वेंडर्स थे जो अपने सॉल्यूशंस लेके वहाँ पे उनको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, जिसमें कि KRL लेबॉरेटरीज आ जाता है, TIP आता है, टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, और चंद एक और यूनिवर्सिटीज़ भी थी। और इंटरनेशनल सोल्यूशन प्रोवाइडर्स में एक अमेरिका स्लैश वेनेजुला की कंपनी है स्मार्टमेटिक, वो थी। एक स्पेन की कंपनी इंदिरा थी। तो ये सब लीडिंग कंपेटिटर्स थे जो कि अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। उस वक्त हम लोगों ने बड़ा एक एंड टू एंड एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन डेवलप किया और उस वक्त हम लोग बड़े एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट के बारे में। और हमने इसके हवाले से तकरीबन कोई दर्जन भर प्रेजेंटेशंस भी दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जब भी कोई नए मेंबर ज्वाइन करते थे तो उनको हम डेमो देते थे और इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने ऑफिस में भी इन्वाइट किया इस प्रोडक्ट का डेमो देने के लिए। सो मच सो कि कुछ एम्बेसीज़ ने भी हमें इनवाइट किया डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कि हम आके सोल्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करें ताकि वो अपने मुल्कों में जाके बता सकें कि इस प्रोसेस को किस तरीके से ऑटोमेट किया जा रहा है और किस किस्म के सोल्यूशंस प्रपोज किए जा रहे हैं। तो एंथुसियाज्म बड़ा हाई था उस वक्त। और फास्ट फॉरवर्ड हम 2020-2021 में देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। उसी प्रोग्रेटिव के तहत वो कॉमसर्च यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं और उसी मशीन को वो मिट्टी वगैरह झाड़ के सदखाने से निकाल के कमोपेश बड़ी मामूली सी चेंजेस के साथ उसी मशीन को या प्रोटोटाइप को मैं कहूँगा वो बनीगाला ले जाते हैं और उसको वहाँ पे मीडिया के सामने पूरे फैन फेयर के साथ डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। तो जी बिल्कुल ये वही मशीन है जो कि आज से 10 साल पहले बनाई गई थी और जो कि डेमोन्स्ट्रेट हो रही थी।
किसी भी प्रोडक्ट को जो इनोवेशन को या नए प्रोडक्ट को जब आप बना रहे होते हैं तो शुरू में एक पीक आती है ऑफ इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशन। तो शुरू में हम उस इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशन के मोड में थे कि जी ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी ये रिजॉल्व भी कर लेगी, ये रिजॉल्व भी कर लेगी, मसला ही कोई नहीं है। लेकिन जो जो हम आगे बढ़े, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, और ये सवाल उठा कि जी अब आपने एक प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी, अब आपने पूरे प्रोसेस के बारे में देखना है और आपने देखना है कि 2 लाख मशीनें होंगी तो क्या होगा और 3 लाख मशीनें होंगी तो क्या होगा, उनकी प्रोडक्शन कैसे होगी, उनका डिज़ाइन कैसे होगा, उनकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कैसे होगी, उसको जिस अमले ने ऑपरेट करना है वो उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, इस मशीन को डिप्लॉय कैसे किया जाएगा, इस मशीन को इलेक्शन के बाद इसको वहाँ से आपने रिट्रीव या रिकवर कैसे करना है, इसको रेडी कैसे करना है या स्टोर कैसे करना है कि अगले इलेक्शन तक ये काबिल अमल और काबिल इस्तेमाल रहे। जब हमने इन चीज़ों के बारे में देखना शुरू किया तो डेफिनेटली फिर कुछ लूप होल्स जो हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो गए। इन फिर 4-5 सालों में इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं पढ़ता रहा, मैं रिसर्च करता रहा, इसके बारे में मैं सोचता रहा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हम लोगों ने अपने टाइम और एफर्ट्स की इन्वेस्टमेंट की थी, और जिसकी वजह से अब मेरा ख्याल है कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं एक अनबायस्ड ओपिनियन दे सकता हूँ, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट के कामयाब होने या ना होने में मेरे कोई डायरेक्ट स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है। तो मेरे पास एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव भी है और मेरे पास एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव भी है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। जी, इस वक्त ग्लोबली 3 मेन सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जो कि यूज़ होते हैं। पहला जो सिस्टम है इसे हम पेपर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, जिसमें कि जो वोटर है वो एक कागज़ के ऊपर ही अपना वोट डालता है। वो उसको या तो पंच कर देता है या उसके ऊपर कोई डिजिटल इंक यूज़ करता है, और आखिर में उसकी सिर्फ टेबुलेशन या उसकी जो गिनती है वो इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है, और ये सिस्टम अमेरिका में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेकंड जो कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सॉल्यूशंस है वो इंटरनेट बेस्ड है, जिसमें कि आप रिमोटली अपना कोई गैजेट या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए अपना वोट कास्ट करते हैं। वो वोट आपके डिवाइस में स्टोर नहीं होता, वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाता है और जो भी लोकल सर्वर होगा वहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। ये सिस्टम भी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि इसकी वल्नरेबिलिटीज़ और टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा सिस्टम है जिसे डीआरई या डायरेक्ट रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम कहते हैं। ये वो सिस्टम है जो कि इसके तहत पाकिस्तान में वोटिंग मशीन्स को डिज़ाइन किया गया है। इंडिया में भी यही इसी सिस्टम के तहत मशीन्स डिज़ाइन की गई हैं। अब इस सिस्टम को, जो डीआरई सिस्टम है, इसको आप मज़ीद आगे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा जो है वो वोटर आइडेंटिफिकेशन का है। वोटर आइडेंटिफिकेशन यूनिट में ये होता है कि जैसे ही कोई वोटर पोलिंग स्टेशन के अंदर आता है और उसकी बारी आती है वोट डालने की, तो वो बेसिकली इस सिस्टम के ऊपर अपना अंगूठा लगाएगा। जैसे ही वो अपना अंगूठा लगाएगा तो उसके अंगूठे को नादरा के प्रोवाइड किए हुए डेटाबेस के साथ मैच करने की कोशिश की जाएगी। अब एक पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है तकरीबन 2000 से 3000 के करीब अमूमी तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, तो आपके अंगूठे को उन 2 से 3000 फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करने की कोशिश की जाएगी। ये डेटा जो बेस है नादरा ने प्रोवाइड किया होगा, मगर उस वक्त रियल टाइम कनेक्टिविटी नहीं होगी, वो मशीन के अंदर ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद होगी। तो ये हो गया इसका पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमारा आ जाता है एक्चुअल वोट कास्टिंग का। अब इस प्रोसेस के अंदर भी आपके पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट अगेन एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा। यही वो बॉक्स है जो इलेक्शन के प्रोसेस को मैनेज या कंट्रोल कर रहा होता है, और इसी के थ्रू प्रोसेस इनेबल या डिसेबल किया जाता है, और ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कंट्रोल में होता है। जब वोटर आइडेंटिफाई हो गया तो वो इस मशीन के ऊपर एक की डालेगा, कोई बटन डालेगा, कोई चाबी घुमाएगा, जिसकी वजह से बैलेट यूनिट्स इनेबल हो जाएंगे, और वोटर को कहा जाएगा कि वो सीक्रेसी स्क्रीन के पीछे चला जाए और अपने वोट को कास्ट करे। अब सीक्रेसी स्कीम के पीछे आपके तीसरा हिस्सा पड़ा होगा जो कि बैलेट यूनिट्स कहलाता है। अब बैलेट यूनिट जो हैं वो बेसिकली तख्ती नुमा या टैबलेट्स होते हैं, और अगेन दीज आर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और इनकी शक्ल ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश की जाती है एक बैलेट पेपर की तरह की। वो 22, 24 या 36 के करीब कैंडिडेट्स को अकोमोडेट करता है, और अगर आपके पास मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं तो फिर मल्टीपल बैलेट यूनिट्स आपके पास होंगे। और ये सारे बैलेट यूनिट्स जो हैं इनके ऊपर आपके कैंडिडेट के नाम होंगे, उनके इलेक्शन सिंबल होंगे, उनके ऊपर बटन लगे होंगे। आप वो सिंपल बटन प्रेस करेंगे, जहां पहले आप स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप लगाने की जगह आप सिंपल जाके वो बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप वो बटन प्रेस करेंगे कोई लाइट ब्लिंक होगी जो कि ये मेक श्योर करेगी कि आपका वोट जो है वो प्रेस हो गया है, वो रजिस्टर हो गया है। इसके साथ फिर एक और चौथा सिस्टम लगा होगा जो कि प्रिंटर और बैलेट बॉक्स कहलाता है। उसके अंदर आपका एक जो प्रिंटर है वो आपकी आपने जो भी इलेक्शन सिंबल प्रेस किया है वो एक रसीद जनरेट करेगा, उसके ऊपर उस कैंडिडेट का नाम और उसका इलेक्शन सिंबल प्रिंट हुआ होगा। वो 2-3 सेकंड वहाँ पे डिस्प्ले में रहेगा, वो कटेगा और वो बॉक्स में गिर जाएगा। यूँ आपका वोट कास्ट हो गया। ये करने के बाद फिर
शाम को जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो फिर आपके पास एक वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स का एक सिस्टम है जिसको कि पाकिस्तान में अब RTS के नाम से जाना जाता है। उसमें ये होगा कि जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है अगेन कंट्रोल यूनिट की तरफ वापस जाएगा प्रेसाइडिंग ऑफिसर, वो कुछ कीज़ प्रेस करेगा जिससे इलेक्शन का प्रोसेस लॉक हो जाएगा और प्रिंटर से एक फॉर्म प्रिंट किया जाएगा जिस पे कि तमाम उस दिन के इलेक्शन के रिजल्ट्स उस पोलिंग स्टेशन के होंगे, जो कि एक फॉर्म 45 का नेमुल बदल होगा और तमाम पोलिंग एजेंट्स इसके ऊपर साइन भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर कुछ बटन्स दबा के इस तमाम इलेक्शन के रिजल्ट को इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर्स में या सर्वर रूम या जो भी आपने बनाया हुआ होगा वहाँ पे इन सब रिजल्ट्स को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। मोटा मोटा ये पूरा आपका प्रोसेस है इलेक्शन का, जिसमें कि 3 मेन हिस्से हैं। इसमें एक वोटर आइडेंटिफिकेशन है, इसके अलावा वोट कास्टिंग है और फिर एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स की ट्रांसमिशन है। और जो वोट कास्टिंग है वो मैंने बताया कि उसको मज़ीद हमें 4 या 3 हिस्सों में ब्रेक करना है। एक कंट्रोल यूनिट है, एक बैलेट यूनिट है और उसके अलावा आपका एक प्रिंटर और बैलेट बॉक्स है इसके अंदर। वोटर आइडेंटिफिकेशन वो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है एक वोटर का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के साथ जबकि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर आता है। अब अगर हम नादरा के क्लेम्स को ठीक मान लें, दुरुस्त मान लें, तो इस वक्त 82% के करीब वोटर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि 18% वोटर्स का जो रिकॉर्ड है वो वेरीफाइबल नहीं है, उनको उनके अंगूठों के ज़रिए से वेरीफाई नहीं किया जा सकता। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 4.25 लाख वोटर्स होते हैं और जिसका 18% जो है वो तकरीबन 75,000 वोटर्स बनता है। इन अदर वर्ड्स हर हलके में 75,000 अनवेरीफाइड वोटर्स होंगे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सोल्यूशन के सिस्टम को ले आएँ और आप नादरा के डेटाबेस को यूज़ करें। और आपने नादरा का ही डेटाबेस यूज़ करना है क्योंकि फिंगरप्रिंट्स का और बायोमेट्रिक का हमारे पास और कोई डेटाबेस है नहीं। तो 2018 के इलेक्शन में 50% के करीब कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो विक्ट्री मार्जिन है वो 20,000 वोटों से कम था। इन अदर वर्ड्स अगर हम इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो 50% कॉन्स्टिट्यूंसीज के विक्ट्री मार्जिन से 3 से 4 गुना ज़्यादा अनवेरीफाइड वोटर्स हमारे पास हर हलके में मौजूद होंगे। और इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद आप का जो प्रॉब्लम है वो वहीं का वहीं रह जाएगा कि आपका जो विक्ट्री मार्जिन्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास अनवेरीफाइड वोटर्स होंगे। अब उसका दूसरा हल ये बताया गया कि जी आप एक हाइब्रिड सिस्टम ले आएँ। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये सजेस्ट किया है कि आप अपने पेपर बेस्ड सिस्टम को भी चलाएं, साथ ही साथ आप अपने वोटिंग मशीन के सोल्यूशन को भी चलाएं और 18% अगर अनवेरीफाइड वोटर्स हैं तो उनको पेपर बेस्ड सिस्टम से आप चला लें। सजेशन कंसिडरेबल है लेकिन उस मसला इससे हल नहीं होता, मसला अपनी जगह पे ही रहेगा। और मसला ये है कि अगर आप वो सिस्टम अप्लाई करते हैं तो वोटिंग मशीन ने फिर आपका कोई इशू रिजॉल्व नहीं किया, जो ऑब्जेक्शंस हैं वो वहीं की वहीं अपनी जगह पे खड़ी रहेंगी। देखें जहाँ तक कॉस्ट का ज़िक्र है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने प्रोवाइड किए हुए अदाद व शुमार के मुताबिक 2013 के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल बिल था, इलेक्शन कंडक्ट करने का जो उनका बिल था वो तकरीबन 4 अरब रुपए था और 2018 में वो बिल बढ़ के तकरीबन 21 अरब रुपए पे पहुँच गया। एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक अगर आप ये पूरा सिस्टम जो है ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको तकरीबन $500 मिलियन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए चाहिए। और ये एक मुहताद अंदाज़ा है और ये है कि अगर आप इसको लोकली प्रोड्यूस या लोकली इसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं और जिसके ऊपर हम आगे जाके बात कर लेंगे। इसमें यह है कि आपने इसके जो मॉड्यूल्स हैं डिफरेंट, उसमें आपको जो वोटर आइडेंटिफिकेशन यूनिट है उसको आपने अलहदा रखना है बाकी पूरे प्रोसेस के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 85,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, तो आपको तकरीबन 85,000 वोटर आइडेंटिफिकेशन यूनिट्स तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद तकरीबन 2,40,000 के करीब पोलिंग बूथ सेटअप किए गए थे। मल्टीपल पोलिंग बूथ इसलिए सेटअप किए जाते हैं कि आपका प्रोविंशियल और नेशनल इलेक्शन जो है वो एक ही दिन कंडक्ट किया जाता है और उसके अलावा आपका मर्दों और औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए अलग-अलग पोलिंग बूथ रखे जाते हैं जैसा कि पाकिस्तान में नॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि आपको तकरीबन 85,000 कंट्रोल यूनिट चाहिए कम अज़ कम प्रोविंशियल इलेक्शन के लिए और 85,000 आपको यूनिट चाहिए कंट्रोल यूनिट नेशनल इलेक्शन के लिए।
फिर आपको इसके साथ बैलेट यूनिट्स कनेक्ट करने हैं। अब बैलेट यूनिट जो है वो एक बैलेट यूनिट एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अकोमोडेट कर सकता है। वो 24, 25, 26 जो भी आपकी मशीन का डिज़ाइन है उतने ही कैंडिडेट्स को अकोमोडेट कर सकता है। अगर आपके कैंडिडेट ज़्यादा हैं, जैसा कि पाकिस्तान के कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलेक्शन में 100 से ऊपर भी कैंडिडेट होते हैं और आपको उन सबको अकोमोडेट करना है, तो आपको मल्टीपल बैलेट यूनिट्स एक कंट्रोल यूनिट के साथ लगाने पड़ेंगे। 2 से 3 से 4 बैलेट यूनिट हो सकता है आपको कंट्रोल यूनिट के साथ लगाने पड़े। हम कहते हैं कि ऑन एवरेज एक कंट्रोल यूनिट के साथ आपको 2 बैलेट यूनिट्स लगाने हैं। तो अब आपको 1,70,000 बैलेट यूनिट चाहिए प्रोविंशियल इलेक्शन के लिए और 1,75,000 आपको बैलेट यूनिट चाहिए नेशनल इलेक्शन के लिए। अब हम आ जाते हैं पेपर प्रिंटर बैलेट बॉक्सेस की तरफ। अब प्रिंटर्स जो है आपको 85,000 कम अज़ कम प्रोविंशियल इलेक्शन के लिए चाहिए और 85,000 कम अज़ कम आपको नेशनल इलेक्शन के लिए चाहिए। फिर आपके पास आ जाते हैं रिजल्ट ट्रांसमिशन गैजेट्स, जिसको कि आप कंट्रोल यूनिट के अंदर बिल्डअप कर सकते हैं। तो अगर आप इन तमाम कंपोनेंट्स को गैजेट्स को इकट्ठा करें तो तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख मशीन का मामला नहीं रहता है। तकरीबन आपको 10 लाख के करीब कंपोनेंट्स चाहिए होंगे या मॉड्यूल्स चाहिए होंगे इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। और इसका बिल जो है वो जैसा कि मैंने कहा कि तकरीबन 75 अरब रुपए के करीब आ जाएगा। अगर आप इस बिल पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आपको क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये कॉस्ट है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की। अभी हमने इसमें ट्रेनिंग की बात नहीं की, अभी हमने लॉजिस्टिक्स की बात नहीं की। आपने 5 लाख से 7 लाख के अमले को ट्रेन करना है। इससे पहले जो पोलिंग के अमले को इलेक्शन कमीशन ट्रेन करता है वो पेपर बेस्ड सिस्टम पे ट्रेन करता है। अब आपने इस सारे सिस्टम के ऊपर उनको ट्रेन करना है। आपने एसओपीज डेवलप करने हैं, आपने मैनुअल्स डेवलप करने हैं और आपने मेक श्योर करना है कि जो अमला है उस दिन वो उस चीज़ का जिम्मेदार होगा और वो वोटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट्स, प्रिंटर ये सब एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड हों, अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड हों और सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहे फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री टू द अदर एंड ऑफ द कंट्री। मेन और कॉस्ट जो कि हम लोगों ने कंसिडर करनी है वो इसकी स्टोरेज कॉस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस मामले में थोड़ी सी पेक्यूलियर प्रोडक्ट है कि 5 साल की अगर हम अज्यूम करें, हर 5 साल में एक दफ़ा इलेक्शन होगा, तो इस 5 साल के अरसे में 4 साल 11 महीने 3 हफ्ते ये गैजेट्स वेयर हाउसेज में स्टोरेज में पड़ा रहेगा और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए यूज़ होगा। तो आपने इलेक्शन के बाद इन तमाम गैजेट्स को रिट्रीव करना है और फिर अप्रोप्रिएटली स्टोर करना है। उसके लिए अब 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप एक सेंट्रल वेयर हाउस बनाएं और 10 लाख के 10 लाख के गैजेट्स को पूरे मुल्क से इकट्ठा करके उसे एक वेयर हाउस में रख दें। ये एक बड़ी रिस्की प्रोपोजिशन है। कोई एक हादसा, कोई एक आग लगने से पूरे मुल्क का इलेक्शन सैबोटाज हो सकता है और अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दर्जन या 2 दर्जन के करीब वेयर हाउसेस पूरे मुल्क में बनाने पड़ेंगे। इन मशीन्स को रिट्रीव करके वहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा। अब इनको वेयर हाउसेस के अंदर भी आपने प्रॉपर कंडीशंस क्रिएट करनी है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस काबिल रहें कि अगले इलेक्शन तक ये अमल काबिल इस्तेमाल रहें। और उन 5 सालों के लिए अब आपने एक पूरी एक टीम्स इकट्ठी खड़ी करनी है जो कि इन डिवाइसेस की को प्रॉपरली इनकी स्टोरेज को भी यकीनी बनाए और साथ ही साथ इनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाए। आयरलैंड जैसे मुल्क ने 7,500 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ही डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि उनको अंदाज़ा हुआ कि इसकी जो स्टोरेज और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत जल्द मशीनों की अपनी कॉस्ट को भी एक्सीड कर गई। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 7,500 मशीनों की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आयरलैंड जैसे मुल्क जहाँ पे टेक्नोलॉजी और जो इन्वायरमेंट है वो हमसे हर लिहाज से सुपीरियर है। अब इसी चीज़ को अब 3.5 लाख या 5 लाख या 8 लाख या 10 लाख गैजेट्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर दें और मल्टीपल वेयर हाउसेस पे इंप्लीमेंट करें और फिर उस एनुअल कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय 5 करें क्योंकि मशीनों ने 5 साल तक स्टोरेज में रहना है और फिर उनको अपने झाड़ पूंछ के मेक श्योर करना है कि वो अगले इलेक्शन के लिए तैयार हों। इस सारी कॉस्ट को जब आप इनकलकेट करते हैं तो ये जो है कम अज़ कम $1 बिलियन का प्रोजेक्ट यानी कि 150 अरब रुपये का प्रोजेक्ट बन जाता है। ये सारी वो कॉस्ट हैं जिनको कि कंसिडर करना चाहिए, इन पे बात होना चाहिए। मामला सिर्फ 3-3.5 लाख गैजेट्स को ख़रीद करके डिप्लॉय कर देने का नहीं है। अनलेस कि आप एक डिस्पोजेबल सिस्टम लाना चाह रहे हैं जिसको लाए, इसको इस्तेमाल किया, उसको डिस्कार्ड कर दिया और अगले इलेक्शन पे फिर दोबारा देखा जाएगा या उसको दोबारा से रीडिज़ाइन किया जाएगा।
अब इलेक्शन डे पे एक तो आपने ये मेक श्योर कर लिया कि आपके तमाम जो गैजेट्स हैं, जो आपने सिस्टम बनाया है, वो बहिफाजत पोलिंग स्टेशन के अंदर पहुंच गया। आपने अपने 7.5 लाख या 5 लाख के पोलिंग के अमले को ट्रेन कर दिया। उन्होंने सारे सिस्टम को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, मेक श्योर किया कि सही कनेक्टर सही यूनिट के साथ लगा हुआ है, और उन्होंने पूरे सिस्टम को ऑपरेशनल कर दिया। अब इलेक्शन जब स्टार्ट होता है तो वो 8 से 10 घंटे का जो टाइम है जिसमें कि इलेक्शन हो रहा होगा, आपने मेक श्योर करना है कि इनको फील्ड पे टेक सपोर्ट अवेलेबल हो। इस किस्म के प्रोजेक्ट को बिना टेक सपोर्ट के आप नहीं चला सकते। आपने मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान के पूरे तमाम 130 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर आपकी सपोर्ट टीम्स मौजूद हों। उसमें हमने जो प्रपोज किया था इलेक्शन कमीशन को, और मोरलेस होगा भी यही कि वैसे तो आप कोशिश करेंगे कि आपका जो अमला है वो उसमें मशीन के अंदर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई मसला आ जाए, वो कोई टेक्निकल कोई उसमें इशू आ जाए, उसको ट्रबल शूट खुद ही करने की कोशिश करें। उसके लिए हम उनको मैनुअल्स प्रिंट करके देंगे। अगर वो नहीं कर पाते तो वो फिर कोई हेल्पलाइन होगी जिस पे वो कॉल करेंगे, और दूसरी तरफ से कोई इंजीनियरिंग सपोर्ट या टेक्नीशियंस की सपोर्ट उनको प्रोवाइड की जाएगी। फिर भी वो मसला हल ना हो पाया तो अब फिर आपने मेक श्योर करना है कि एक मखसूस टाइम के अंदर अंदर, लेट से 1 घंटे के अंदर अंदर, एक मोबाइल यूनिट जो है वो वहाँ पे पहुँचेगा, उस मशीन को सीज़ करेगा जो सुबह से जब भी इलेक्शन वहाँ पे हो रहा था, उस रिजल्ट को आपने प्रिजर्व करेगा और उसकी जगह एक नई रिप्लेसमेंट मशीन लगाने की कोशिश करेगा, और फिर शाम को आपने उन दोनों मशीन के रिजल्ट्स को आपस में कोलेट करने की कोशिश करनी है। तो ये सारी टेक सपोर्ट आपको 130 के 130 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड करनी है। मोबाइल डिस्पैच यूनिट्स आपने बनाने हैं जो कि वहाँ पे जाके ये सारी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पे ये बताता मैं चलूँ कि बैक इन 2011 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना अमला 1700 के करीब था। अब मेरा ख्याल है एक अंदाजे के मुताबिक 2200 से 2300 के करीब अमला होगा, इससे ज़्यादा अमला नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए उसके पास अपना अमला नहीं होता। करंटली वो ये अपना सारा स्टाफ बाकी इदारों से मुस्तार लेता है या उनसे हेल्प लेता है। आपको बाकायदा ये जो टेक सपोर्ट के लिए जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की टीम्स हैं, ये बाकायदा खड़ी करनी पड़ेंगी। आपको ऑर्गेनाइजेशन से ये हेल्प मांगनी पड़ेगी, और आपको ये सारे मोबाइल यूनिट्स वगैरह हैं अब ये क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये सारा प्रोसेस आप इंश्योर करेंगे, ये मैकेनिज्म जो है जो कि आप उस मशीन के आसपास बिल्ड करेंगे, तो आपका इलेक्शन जो है वो सीमलेसली हो सकता है। उसके अलावा बहुत जितना क्लेम कर लें कि आपकी मशीन जो है उसको बड़ा रिगरसली टेस्ट किया जाएगा, जो भी होगा, ह्यूमन एरर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इलेक्शन के दिन फील्ड में आपके मशीन्स कुछ ना कुछ तादाद ज़रूर होगी जो फेल करेगी, कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर है जिसकी वजह से वो प्रोसेस फेल करेगा। आपको उसके आसपास ये सिस्टम या ये लेयर्स जो हैं ये क्रिएट करना पड़ेंगी। देखिए, सिस्टम की वल्नरेबिलिटी के हवाले से हमें एक तो ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि कोई भी मशीन हो, मोर और लेस उसको हैक किया जा सकता है। कुछ को आसानी से हैक किया जा सकता है और कुछ को ज़रा मुश्किल से हैक किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इसको आपके पास अब 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इसकी ऑनशोर आइडियली इसकी प्रोडक्शन करें, इसके डिज़ाइन करें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, कुछ भी चीज़ आपकी बाहर के मुल्क में ना बने, इंक्लूडिंग आपके चिप्स, आपका सोर्स कोड वगैरह वगैरह। ज़ाहिर है हमारे पास इस वक्त मुल्क में कोई इस वक्त ऐसा कौमी इदारा मौजूद नहीं है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है जो कि चिप्स को खुद डिज़ाइन तो हम कर सकते हैं मगर उनको मैन्युफैक्चर भी कर सके इस तादाद में, उसके अलावा उन सिस्टम सर्किट बोर्ड को तैयार कर सके। जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने मशवरा दिया कि एक दिन में हमें 1000 मशीनें बनानी है। 1000 मशीनें नहीं बनानी, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, आपको तकरीबन 3000 के करीब मशीनें जो हैं वो रोज़ बनानी है, क्योंकि ये 3 लाख मशीनों का मामला नहीं है, ये 10 लाख गैजेट्स का या मॉड्यूल्स का मामला है। तो अब आप उसको अगर ऑफशोर में लेके जाते हैं इस प्रोडक्शन को, तो ये पॉसिबल है कि आपकी जो प्रोडक्शन के दौरान ही ऐसी चिप्स लगा दी जाएं जो कि आपकी मर्ज़ी की नहीं है, या ऐसा सोर्स कोड उसमें एंटर कर दिया जाए जो कि आपकी मर्ज़ी का नहीं है। और अगेन ये कोई बहुत दूर की थिंकिंग नहीं है। अभी रिसेंटली फ़िलीपींस के साथ ये मामला हुआ कि उनकी वोटिंग मशीन्स जो हैं वो ऑफशोर डेस्टिनेशन चाइना में प्रोड्यूस हो रही थी, और उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली गवर्नमेंट को कि वहाँ पे उनके साथ इंटरफेरेंस मशीन्स के साथ हो सकती है, इलेक्शन रिजल्ट्स पे असरअंदाज हुआ जा सकता है, जिसके नतीजे में उनको वो प्रोडक्शन वहाँ से मूव आउट करना पड़ी। तो अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये आ जाता है कि इन मशीन्स को, इन गैजेट्स को हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें। अगर आप पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस कर लें तो आपने कैसे मेक श्योर करना है कि इसकी जो
तमाम स्टेक होल्डर्स ने कैसे मेक श्योर करना है कि इसके अंदर वही चिप्स हैं जो हमें बताई गई हैं, इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर और माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर क्या वही कोड है जो कि हमें बताया गया है या जो कि डिसाइड हुआ है। और इस मकसद के लिए फिर आपको हर मशीन का एक हम टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका जो कोड है वो वही है जो कि इसमें डाला गया था या कोई मुख्तलिफ है, इसकी जो चिप्स हैं वो वही हैं जो डिसाइड की गई थी या कि कुछ और हैं। सादा अल्फाज में आप एक वोटर जो है वो जाता है पोलिंग बूथ के अंदर और वो अपनी मर्ज़ी के वोटर को कैंडिडेट का बटन प्रेस करता है तो उसकी मर्ज़ी के कैंडिडेट की जो लाइट है वो ब्लिंक कर जाती है, उसको लगता है कि जी मेरा वोट सही जगह कास्ट हो गया। साथ ही प्रिंटर लगा हुआ है, उसमें से एक रसीद आ जाती है और वो रसीद आपको आपका इलेक्शन सिंबल शो कर देती है और वो कट के बॉक्स में गिर जाती है। आपको लगता है कि जी मेरा वोट सही कास्ट हो गया है। इट्स वेरी पॉसिबल, वेरी सिंपल कि लाइट उसी की प्रेस हो जो आपने जो बटन प्रेस किया है, सिंबल उसी का निकले जो कि आपने प्रेस किया है, लेकिन काउंटर पीछे किसी और का हो जाए। इट्स वेरी सिंपल। इसका फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट हमें ये दिया जाता है कि जी अगर मशीन के साथ हैकिंग हो भी रही है तो वो जो आपका प्रिंटर है और वो जो बॉक्स है वो एक रसीद है जो आपके सामने प्रिंट हो रही है, ये एक ऑडिट ट्रेल है जो कि आपको मिल रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने जिस जिसको वोट डाला वो आपके सामने सिंबल्स आए, आपने खुद देखा, वो कट के बॉक्स में गिर गए, बट दैट प्रिंटर इज़ गुड फॉर एज लॉन्ग एज इट इज़ इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। उस शाम तक के लिए दैट इज़ गुड इनफ। जैसे ही उसको आप सील करते हैं, आप उसको पोलिंग बूथ से या स्टेशन से बाहर निकालते हैं, देन दैट इंफॉर्मेशन इज़ यूजलेस। किसी वक्त भी प्रिंटर को दोबारा ऑन करके आप अपनी मर्जी की किसी भी तादाद में किसी भी किस्म की रिसीज जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी मर्जी की डेट्स और टाइम डाल सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो मसला तो फिर आपका वहीं का वहीं रहा। अभी तो ये वो वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो हम इलेक्शन डे के लिए जिनके ऊपर बात कर रहे हैं। बाकी जैसा मैंने कहा कि स्टोरेज में आपकी 4 साल 11 महीने 3 हफ्ते आपकी मशीन पड़ी होगी इलेक्शन से पहले, उस दौरान उसके ऊपर कोई किसी किस्म की अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, वो कैसे मेक श्योर करेंगे? वो उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स की तसल्ली होनी चाहिए, वो आप कैसे मेक श्योर करेंगे? बड़े आराम से, बड़े सुकून के साथ। बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तकरीबन 1800 दिन होते हैं कि आप बड़े आराम से उन वेयर हाउसेस को एक्सेस करें और उसकी चंद मशीनों को एक्सेस करें। आपको तमाम मशीनों को हैक करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी मर्ज़ी के पोलिंग स्टेशन और अपनी मर्ज़ी के पोलिंग बूथ्स पे आप अपनी हैक्ड मशीन्स को पहुँचा दें, जो कि 10% भी हो सकती हैं, और बाकी 90% का आप टेस्ट करके कहें कि ये मशीनें तो ठीक हैं, और पूरा देखने वाले समझेंगे कि जी सिस्टम तो सारा सही चल रहा है, और आप बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर मशीन कौन से पोलिंग स्टेशन में जो आपने हैक करके भेजी है वो आपकी मर्ज़ी के रिजल्ट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही। ये बिल्कुल रियलिस्टिक सिनेरियोज़ हैं, ये कोई अनरियलिस्टिक सिनेरियोज़ नहीं है। नीदरलैंड्स जो कि यूरोप का मुल्क है, वो यूरोप के मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम स्टार्ट करने वाले सबसे सफ़े अव्वल के मुल्कों में से एक था, और उन्होंने भी इस सिस्टम को सिर्फ इसीलिए डिस्कार्ड कर दिया जब उनको अंदाज़ा हुआ कि इस मशीन को ना सिर्फ किसी भी वक्त हैक किया जा सकता है बल्कि बड़े अनट्रेसेबल तरीके से हैक किया जा सकता है। यानी कि आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकेंगे कि मशीन को कब और कैसे हैक किया गया, और वो आपकी मर्ज़ी के रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करना शुरू कर देगी। जहाँ तक पाकिस्तान में इस मशीन की इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो डिपेंड करता है कि आप किससे पूछेंगे। अगर तो इस वक्त आप नेशनल डिबेट देखें तो जो टेक्नोलॉजिस्ट हजरात हैं, जो इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आपको दो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी तरफ से आप सुनने को आपको मिलेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है कि जी इंसान तो मरीख पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है, तो क्या वोटिंग मशीन नहीं बनाई जा सकती? ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ठीक है, बजा है। इस पे मेरी राय ये है कि जो बिल्कुल ठीक है कि इंसान मरीख पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है, मगर वो ममालिक जो मरीख पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं वो हम नहीं हैं, और वो इदारे जो मरीख पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे पास नहीं है। वो एक प्रोसेस होता है, वो 40-50 साल की R&D के बाद और मेहनत के बाद और इन्वेस्टमेंट के बाद उस पॉइंट पर पहुँचते हैं। हम लोगों ने अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है, हमने अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को देखना है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है बेसिकली कैलकुलेटर है, उसने बेसिकली गिनती करनी है और इसने शाम को आपको बता देना
है कि इस कैंडिडेट को 50 वोट पड़े और इसको 500 वोट पड़े, मगर क्या वो 10 लाख गैजेट्स बनाने की, वो प्रिंटर्स बनाने की कैपेबिलिटी, उनको मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी हमारे पास है कि नहीं है, ये हम लोगों ने इसका एक रियलिस्टिक एनालिसिस खुद से करना है। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो आपको आजकल सुनने को बड़ा कॉमन मिलता है टेक्नोलॉजिस्ट की तरफ से, वो ये है कि जी पाकिस्तान ने तो अपना एटम बम भी बना लिया है, पाकिस्तान ने अपना JF-17 थंडर भी बना लिया है, तो क्या पाकिस्तान अपना वोटिंग मशीन नहीं बना सकता? माजरत के साथ, जिन इदारों ने JF-17 और एटम बम बनाया है, उन इदारों को तो ख़ास तौर पे आपको इस सिस्टम से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन की। ये एक वाइट एलिफेंट है जो कि डिबेट में कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा। मैंने जो डिबेट आजकल देखी है उसमें यही है कि एक तरफ टेक्नोलॉजिस्ट को बिठा देते हैं और एक तरफ पॉलिटिशियंस को बिठा देते हैं, और टेक्नोलॉजिस्ट तो आपको कहेंगे कि जी ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है, ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, क्योंकि इंसान मरीख पे पहुंच गया, क्योंकि हमारे पास एटम बम भी है। और पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे होते हैं, और बात यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है कि जी पॉसिबल है, पॉलिटिशियंस अपना इनिशिएटिव नहीं ले रहे। लेकिन असल एलिफेंट इन द रूम है जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा डायरेक्टली, वो यही है कि जब मशीन आपकी 4 साल 11 महीने 3 हफ्ते वेयर हाउस में पड़ी होगी, तो हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ द केयर टेकर्स? क्या ये इंश्योर करने का हमारे पास तरीका है? क्या ये थ्रेट रियलिस्टिक है या नहीं है? इसके ऊपर मेरा ख्याल है जो सामीन है वो अपना एनालिसिस और अपनी राय खुद कायम कर सकते हैं।